गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप देख रहे हैं वर्चुअल स्कूल ऑफ गया के तहत संचालित कार्यक्रम जिसका नाम है गया गाइडेंस प्रोग्राम, और इसमें मैट्रिक और इंटर के बच्चों के परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप अधिक से अधिक इसको देखें और अपने सहपाठियों के बीच में इसे शेयर करें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर विद्यालय शेरघाटी से, और आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको जिस विषय के बारे में बताऊंगा वह है भूगोल, और भूगोल के अंतर्गत में हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इससे संबंधित चैप्टर को पहले देखा था। जिस चैप्टर के बारे में आज चर्चा करेंगे वह चैप्टर होगा वायुमंडलीय परिसंरचना और मौसमी घटनाएं और उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन, मौसमी प्रणालियों को आज हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज ये बता दें कि इस शीर्षक में आज हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिए। इस पे विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवात आती हैं। वाताग्र क्या है, वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं, टोर्नेडो, तूफान और वायुदाब के कारण जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास में वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं उनको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर चक्रवात के बारे में बताया गया है। पिछली कक्षा में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि चक्रवात के आंतरिक वाले भाग में जहाँ पर वायुदाब कम होती है और बाहर वाले भागों में वायुदाब थोड़ी अधिक होती है। तो आज इसी से संबंधित और भी विभिन्न बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे। आज का मुख्य पाठ्य बिंदु का मतलब जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, जिन बिंदुओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे वह है वायु राशियां, एयर मासेज। वायु राशि क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे वायु राशियों का निर्माण होता है, कितने प्रकार हैं, और इससे जुड़े और भी मुद्दों को हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद में वायु राशियों के उद्गम केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वायु राशियों के उद्गम केंद्र हैं। वायु राशियों के उद्गम केंद्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन्हें मुख्यतः 5 रूप में बांटा गया है। सबसे पहला है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च मरुस्थल, तीसरा है उच्च अक्षांशीय ठंडे महासागर, चौथा भाग उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, और पांचवा अस्थायी रूप से बर्फ से आच्छादित महाद्वीप। इन्हीं क्षेत्रों में वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वाताग्र के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रंट कहते हैं। फ्रंट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे फ्रंट का निर्माण होता है, इसके बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। वाताग्र के प्रकार, कितने प्रकार के वाताग्र होते हैं, जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वाताग्र 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। सबसे पहले शीत वाताग्र, शीत यानी ठंडा, कोल्ड फ्रंट। दूसरा है हॉट फ्रंट, जिसे हम उष्ण वाताग्र भी कहते हैं। तीसरा है अचर वाताग्र या स्थिर वाताग्र के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है अधिविष्ट वाताग्र। तो वाताग्र को 4 भागों में बांटकर आज हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर है उसके बाद में वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। वही उष्ण का अर्थ हुआ उष्ण कटिबंध से दूर, उष्ण कटिबंधीय भागों से दूर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसमें तड़ित झंझा और टोर्नेडो के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यह तूफान है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम अलग अलग होता है प्यारे बच्चों। लेकिन इसके पहले अब हम एक एक करके विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एयर मास के बारे में जानेंगे। एयर मास, जिसे हम वायु राशि भी कहते हैं। परिभाषा की बात जहां तक आती है, एयर मास की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वह वायु का यह वह समूह जिसमें तापमान, दबाव और
आर्द्रता के हिसाब से लगभग समान स्थिति पाई जाती है। मतलब एक वह वायु का वह समूह जिसमें तापमान एक जैसी हो, आर्द्रता एक समान हो, या फिर उसका दबाव एक जैसा हो, तब उसको हम वायु राशि कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये इस क्षेत्र में वायु है, वायु राशि है यहाँ पे, इसमें दबाव की बात हम करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1020 मिलीबार, हमने पहले बताया था कि वायु दाब को हम मिलीबार में मापते हैं। किस इकाई में मापते हैं? मिलीबार में। तो यहाँ पर 120 मिलीबार का वायु दाब है। इस वाले भाग में भी 1020 मिलीबार यहाँ भी है, तापमान यहाँ भी 1020 मिलीबार यहाँ पर दबाव है, यहाँ भी 1020 मिलीबार, यानी 1020 मिलीबार के लगभग, थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग इसके समान वायु दाब है। तापमान यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस स्थान पर भी लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस स्थान पर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। दो चीजों को हमने देखा, वायु दाब को देखा, तापमान को देखा। तीसरा बात रहा जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, हवा में नमी की मात्रा क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर 20% नमी है हवा में, यहाँ भी 20% नमी है, यहाँ भी 20% है और यहाँ भी 20% है। तो आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो वायु राशि है एक समान वायु राशि यहाँ पर उपलब्ध है। इन वायु राशि को हम एक समान कहेंगे। तो अब हम अगले चरण में देखते हैं कि इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। वायु राशियों को दो आधार पर हम बांटते हैं, सबसे पहले तापमान के आधार पर और दूसरा जो है क्षेत्र के आधार पर। तापमान के आधार पर यदि हम वायु राशि को बांटते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तापमान के आधार पर वायु राशि को दो भागों में बांटा गया, गर्म वायु राशि और दूसरा जो है ठंडी वायु राशि, जिसे हम शीत वायु राशि भी कह सकते हैं, कोल्ड एयर मास। तो ये ताप के आधार पर इसको हम बांट सकते हैं। मान लीजिए कि यह परिस्थिति यहां पर है, दूसरी भी एक परिस्थिति बनती है यहां पर, यहां ये इससे अलग होगा। शीत वायु राशि में यहां पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्द्रता भी यहां पर इससे भिन्न है और वायु दाब भी इससे भिन्न है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों वायु राशियों में अंतर है, एक शीत वायु राशि है तो दूसरा उष्ण वायु राशि है। चूंकि तापमान अलग अलग है, एक स्थान पर 10 डिग्री तापमान है तो दूसरे स्थान पर 20 डिग्री तापमान है। पुनः अब आप इस स्लाइड की ओर जरा ध्यान दीजिए। वायु राशियों के बारे में यहां पर विस्तृत परिभाषा दी गई है कि जब वायु राशि किसी समांगी क्षेत्र पर, मतलब एक समान क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उसके कुछ गुणों को धारण कर लेती है और यह तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली वायु राशि कहलाती है। स्पष्ट है कि जहां तापमान एक जैसा हो, वायु दाब एक जैसा हो और आर्द्रता एक जैसा हो, वैसे वायु को हम लोग वायु राशि कहते हैं। इसे दूसरे रूप में भी परिभाषित किया गया है कि वायु का वह बृहत भाग, बृहत का अर्थ होता है बड़ा भाग, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ वायु राशि या 100 किलोमीटर से लेकर के हजारों किलोमीटर के परिधि में भी हो सकता है, जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम हैं। वह समांग धरातल जिस पर वायु राशियां बनती है वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। मतलब वैसे क्षेत्र जो कि विस्तृत क्षेत्र है जहां पर वायु राशियों का निर्माण होता है, उस क्षेत्र को हम लोग वायु राशि का उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उद्गम का अर्थ ही होता है उत्पत्ति, मतलब वहां पर वायु राशियों का निर्माण होता है। उद्गम क्षेत्र के आधार पर हम वायु राशियों को भी 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। महासागरों में वायु राशियों की उत्पत्ति होती है जिसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय
क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, मरुस्थलीय भागों में जो कि उष्ण भाग में स्थित है वहां पर भी वायु राशियों का निर्माण होता है, तो यह उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल कहलाते हैं। तीसरा जो भाग है वह है अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, अर्थात ये अपेक्षाकृत ठंडे हैं, तुलनात्मक रूप से यह ठंडा है जिसके कारण ठंडा महासागर के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जो कि बर्फ से आच्छादित हैं, यानी इसको हम लोग आर्कटिक रीजन का क्षेत्र कह सकते हैं। आर्कटिक महासागर के आसपास वाले जिसको हम लोग कहते हैं वहां पर यह पाया जाता है। अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर पांचवें रूप में पाया जाता है, अर्थात ध्रुवीय प्रदेश के आसपास वाले हिस्से एशिया और यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित भाग जहां पर बर्फ आच्छादित है, वैसे महाद्वीप को हम लोग अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप के रूप में देखते हैं। अब इसके आधार पर वायु राशियों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पर कुछ सांकेतिक रूप में उसका नाम लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि जिसको हम लोग मेरी टाइम ट्रॉपिकल कहते हैं, चूंकि मेरी टाइम का शॉर्ट रूप में हमने स्मॉल एम लिखा है, T4 हो गया ट्रॉपिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस वायु राशि को हम लोग उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि के रूप में इसको जानते हैं। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि जिसका नाम है शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं स्मॉल सी और कैपिटल टी से। ध्रुवीय महासागरीय राशि जिसे हम लोग बोलते हैं मेरी टाइम पोलर एयर मास। चौथा है ध्रुवीय महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल पोलर, और पांचवा महाद्वीपीय आर्कटिक कॉन्टिनेंटल आर्कटिक रीजन। उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां जो होती हैं वो गर्म होती है। उष्ण का अर्थ ही होता है गर्म, अर्थात गर्म वायु राशियां, और ध्रुव प्रदेशों में जो वायु राशि पाई जाती है वो ठंडी होती है, कारण वह बर्फ से घिरा हुआ है और बर्फ तो ठंडा होता ही है। ठंडे क्षेत्रों में ठंडी वायु राशियां पाई जाती है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म वायु राशि पाई जाती है। अब यहाँ पर ये इसी को हम लोग दिखाए इस चित्र के माध्यम से। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरी टाइम पोलर एयर मासेज जो कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। इस प्रकार की वायु राशियां यहाँ पर पाई जाती हैं। आर्कटिक एयर मासेज जिसे हम लोग कॉन्टिनेंटल आर्कटिक बोला, वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेज यहाँ पर पाई जा रही है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल मासेज उत्तरी अमेरिका के इस वाले भाग में पाई जाती है। तो यह उत्तरी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की जो वायु राशियां पाई जाती हैं, इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से देख पा रहे हैं, इसके बारे में समझ पा रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे वाताग्र किसे कहते हैं। वात का अर्थ तो साधारणतः आप जानते ही होंगे, वात वायु का समानार्थी शब्द है। वायु का अर्थ होता है बहता हुआ हवा, तो वात शब्द से ही वाताग्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। वाताग्र हवा का अगला हिस्सा, इसे हम लोग उसको शाब्दिक अर्थ के रूप में जानते हैं। लेकिन वाताग्र की परिभाषा जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में मिलती हैं, अर्थात शीत वायु राशि और हॉट वायु राशि जिसको हम लोग उष्ण वायु राशि बोलते हैं, दोनों वायु राशियों के मिलने से उसके बीच में एक बाउंड्री लेवल का निर्माण होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये हॉट वायु राशि है, इधर है कोल्ड वायु राशि, तो जो मिलने के वाला भाग होगा, संक्रमण का भाग, मिलन का केंद्र जो होगा, वहां पर एक पतला सा पट्टी बनता है जो ना ठंडा होगा ना गर्म होगा। तेजी से उसमें गिरावट आता है तापमान में, और वायु राशियां जो गर्म वायु राशि उसका तापमान गिरेगा, जबकि ठंडी वायु राशियों का तापमान वहां पर बढ़ता है। तो अचानक किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उसको हम वैसे सीमा क्षेत्र को हम लोग वाताग्र के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार
वाताग्र बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग वाताग्र जनन या फ्रंटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग समझते हैं वाताग्र क्या है। कि वाताग्र है दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के आपस में मिलने से जो संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है उसे हम लोग वाताग्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फ्रंट कहते हैं। और फ्रंट बनने की जो प्रक्रिया है, वाताग्र बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वाताग्र जनन या फिर फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। वाताग्र भी 4 प्रकार के होते हैं। शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट, दूसरा है उष्ण वाताग्र, हॉट फ्रंट, तीसरा आचार वाताग्र, अस्टेबल स्थिर, स्टेबल फ्रंट इसको कह सकते हैं स्थिर वाताग्र के रूप में, और चौथा है आधिविष्ट वाताग्र, ओक्यूलेटेड फ्रंट। और जब वाताग्र स्थिर हो तो इसे आचार वाताग्र कहा जाता है। अब एक एक करके फिर से हम लोग इसको देखते हैं। इस बोर्ड के पास हम लोग अपना ध्यान दें तो यहाँ पर देखेंगे, कल्पना कीजिए कि 2 प्रकार के वायु राशि यहाँ पर हैं। मान लीजिए यह शीत वायु, यह शीत वायु राशि है और यह हॉट वायु राशि है। कोल्ड एयर मास, यह है हॉट एयर मास। आप यह भली भांति जानते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म होकर क्या होती है, हल्की होती है, और हल्का होने की वजह से ऊपर उठती है। कोई वस्तु जब ठंडा होता है तो भारी होता है, ठंडा होकर के भारी होता है तो वो नीचे आएगा। जब कोल्ड जो है हमारा शीत वायु राशि जो है हॉट वायु राशि के नजदीक आता है, तब यहाँ पर वो क्या करता है कि जो गर्म वायु राशि है उसको ऊपर की ओर ढकेल देता है, यह वायु राशि ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर एक संक्रमण जैसा पतला सा जो घेरा बनता है, संक्रमण का केंद्र जो बनता है यहाँ पर, इसे हम लोग शीत वाताग्र के नाम से जानते हैं। शीत वाताग्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ठंडा वायु राशि के द्वारा गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलने के बाद बनता है, इसलिए हम लोग इसको शीत वाताग्र कहते हैं। अब दूसरा रहा हॉट वाताग्र, जिसको हम लोग बोलते हैं उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र में भी यही बात होती है। जब उष्ण वाताग्र, ये गर्म वाला भाग है वायु राशि का, यह है ठंडा वाला भाग, तो गर्म वायु राशि मान लीजिए कि वह किसी कारण से शीत वायु राशि की ओर चलता है, ठीक यही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। गर्म वायु राशि ऊपर उठ जाती है, क्योंकि ठंडा वायु राशि से यह हल्की है। यहाँ पर जो वाताग्र का निर्माण हुआ वह उष्ण वाताग्र कहलाएगा। उष्ण वाताग्र किस लिए कहा गया, क्योंकि यह उष्ण वायु राशि के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग उष्ण वायु राशि कहते हैं। अब रहा आचार वाताग्र। आचार वाताग्र उस वाताग्र को कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। नीचे शीत वाताग्र, ऊपर उष्ण वाताग्र, और ये प्राय स्थिर होता है, इसलिए इसका नाम है आचार वाताग्र। आचार का मतलब ही होता है अचर, आ का मतलब होता है नहीं, चर का मतलब होता है जो भैरी करे, मतलब जो भैरी ना करे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जाए, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, उसे हम आचार वाताग्र कहते हैं। और जो सबसे अंत में है अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र में हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें ये प्राय लंबे समय तक बना रहता है और इससे काफी मात्रा में वर्षा भी होती है। अब इसको अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं, एक एक करके फिर से हम लोग देखते हैं। चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है, हमने इस व्हाइट बोर्ड पर बताया, तो यहाँ चित्र के माध्यम से फिर से एक बार हम लोग इसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह शीत वाताग्र है जिसे हम लोग कोल्ड फ्रंट के नाम से जानते हैं। जब शीतल और भारी वायु, मैंने पहले ही बताया, शीतल वायु लेकिन भारी, ठंडा होने के बाद तो भारी ही होता है। जब शीतल और भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती है, गर्म हवाओं को ऊपर ढकेलती है, तब शीत वाताग्र का निर्माण होता है। कैसी वाताग्र बनेगी? शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट का निर्माण होता है।
प्रायः यह मध्य अक्षांशों में बनता है और इसकी ढाल प्रवणता 1:25 होती है। न्यूनतम और अधिकतम 1 से लेकर के 100 तक होती है। फिर से इसको ढाल प्रवणता क्या है भाई? ढाल प्रवणता इसकी 1:25 से लेकर के 1:100 तक होती है। ढाल की तीव्रता से इसको हम लोग अर्थ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मौसम किस प्रकार का होता है? चूंकि दो प्रकार के फ्रंट यहाँ पर मिल रहे हैं, एक इस फ्रंट के नीचे में शीत वायु राशि, इसके ऊपर में गर्म वायु राशि। तो यहाँ पर चूंकि शीत वातावरण का ढाल अधिक होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ कोल्ड एयर है, यहाँ पर भी कोल्ड फ्रंट ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ। ये वार्म एयर है, गर्म हवा है, गर्म वायु राशि सीधी ऊपर की ओर बढ़ती है। तो इसका जो ढाल होता है, ढाल को हम लोग बोलते हैं ढाल प्रवणता। या तिरछा भी हो सकता है। जब ये स्लोप इस तरह का होगा तो ढाल प्रवणता इसकी कम होगी, और जब ये खड़ा होगा तो ढाल प्रवणता इसकी अधिक होगी। तो थोड़े समय में यहाँ पर तेज वर्षा होती है, काफी तीव्र वर्षा होती है। अधिक समय तक रुके रहने पर त्वरित झंझा की स्थिति उत्पन्न होती है। थंडर स्टॉर्म उसको बोलते हैं, झंझावात बोलते हैं। ध्यान देना है कि इसके तेजी से आगे बढ़ने पर मौसम काफी जल्द साफ होता है। अचानक मौसमी परिवर्तन इससे होता है। आया बारिश, जोर से बारिश हुआ, फिर आगे चला गया। इस प्रकार के जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, ये शीत वातावरणों के कारण से होते हैं। दूसरा है उष्ण वातावरण। जब गर्म वायु राशियां तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चला जाता है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर में जाती है। पहले वाले भाग में था कि ठंडा वायु राशि के ऊपर में गर्म वायु राशि जा रहा है। यहाँ गर्म वायु राशि ही मूवमेंट कर रही है और शीत वायु राशि के ऊपर स्थापित हो जाती है। तब इसको हम लोग उष्ण वातावरण कहते हैं। यह मध्य अक्षांशों में पाया जाता है और इसकी ढाल 1:100 से लेकर के 400 तक होती है। मौसम वातावरण का ढाल हल्का होने के कारण, चूंकि यह ढाल कम होता है, ढाल प्रवणता इसकी कम होती है, जिसके वजह से वर्षा धीमी होती है लेकिन लगातार लंबे समय तक होती है। उष्ण वातावरण में बादलों का कई बार बदल जाता है। बादल भी कई प्रकार के होते हैं, कपासी बादल है, अस्तरित बादल हैं। तो इस तरह से बादलों के प्रकार में भी बदलाव आता है। जैसे पछाव मेघ, पछाव स्तरीय मेघ, उच्च स्तरीय मेघों का निर्माण इसमें होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, यहाँ पर ढाल प्रवणता इसकी कम है और यहाँ पर गर्म फ्रंट है, ऊपर में कोल्ड फ्रंट है और ये ऊपर उठ करके जाती है। तो यहाँ पर उष्ण वातावरण का निर्माण होता है। अब हम लोग अगले स्लाइड में तीसरे तरह के वातावरण को देखेंगे, जिसे हम अधिविष्ट वातावरण या एक्यूलेटेड फ्रंट के नाम से जानते हैं। एक इसमें है कि जब शीत वातावरण उष्ण वातावरण से मिल जाए और गर्म वायु का सतह से संपर्क समाप्त हो जाता है, तब इसे अधिविष्ट वातावरण कहते हैं। इसमें दोनों प्रकार के वातावरण के लक्षण मौजूद होते हैं। अब फिर से इसको देखिए आप, एक तरफ से यह ढाल बन रहा है, इधर भी कोल्ड एयर मास है, इधर भी कोल्ड एयर मास है और ऊपर में हॉट एयर मास, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वार्म एयर मास के रूप में है। और ये जो वायु राशि का निर्माण हो रहा है, ऑक्यूलेटेड फ्रंट का निर्माण यहाँ पर वातावरण का निर्माण हो रहा है, वायु राशि का नहीं, बल्कि यहाँ पर ऑक्यूलेटेड फ्रंट अधिविष्ट वातावरण का निर्माण होता है। अब जो है चौथा है वह अस्थायी वातावरण, स्टेशनरी फ्रंट, जो मतलब स्थिर के जैसा है। अस्थायी वातावरण में दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इसमें कोई वायु ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, बल्कि दो स्तर के रूप में अस्थायी रूप से जमे होते हैं। इससे किसी भी प्रकार का चक्रवात नहीं बनता है। इस चित्र के माध्यम से आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब इसके बाद में इसको दिखाया गया है परिच्छेद के माध्यम, प्रोफाइल इसका तैयार किया गया, तो ये तस्वीर सामने आती है। चर्चा हम लोग पहले इसको कर ही चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात के बारे में पहले भी चर्चा की गई। चक्रवात वैसी वायु को कहते हैं, वात का अर्थ होता है हवा और चक्र का मतलब गोल गोल घूमना। गोल गोल घूमने वाली हवाओं को हम लोग चक्रवात बोलते हैं।
अंग्रेजी में साइक्लोन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में, जिसे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मतलब उष्ण और शीत दोनों का मिला जुला जो रूप है वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में इसको देखते हैं। वैसी चक्रवाती वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर और मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उन्हें वही उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य और उच्च अक्षांश में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। चक्रवात कैसे बनता है इसमें दिखलाया गया है। यह चक्रवात का बीच वाला भाग है जहां पर वायुदाब कम होता है। जो जो बाहर की ओर जाते हैं चक्रवात में वायुदाब बढ़ता जाता है। आप जानते हैं कि गर्म होने के बाद जो हवाएं आपस में आती हैं फेरेंस लॉ के हिसाब से वो राउंड कर जाती है, घूम जाती हैं टकराने के बाद में, और वो गोल गोल घूमती हुई मालूम पड़ती हैं और इससे चक्रवात का निर्माण होता है। तो ध्यान देना है कि यह उष्ण कटिबंध से दूर वाले भागों में बनती है जहां पर इस प्रकार के चक्रवात को हम लोग देखते हैं। वैरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र आचर होता है, मतलब स्थिर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण, कोष्ण का मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तब शीतोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई की विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है, गोल गोल घूमती है। इसी चक्रवातीय प्रवाह से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है जिसमें एक शीत वाताग्र होता है और दूसरा उष्ण वाताग्र होता है। चित्र 10.9 में आप उसको देख सकते हैं। अब जरा चित्र 10.9 को देख लीजिए। यह चित्र 10.9 है। शीतल वायु, शीतोष्ण वायु, और वो इस तरह से घूम करके यहाँ पर निर्माण करते चक्रवातीय जो परिस्थिति बनती है जिसे हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, यह दिखलाया गया है। इस चक्रवात में शीतोष्ण वायु का क्षेत्र कोष्ण खंड ठंडे अग्रभाग और पिछले शीत खंड के बीच में पाया जाता है। कोष्ण वायु, जिसको हम लोग शीतोष्ण वायु भी कहते हैं, आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं। यहाँ पर वर्षा होती है। पीछे से आता हुआ शीत वाताग्र उष्ण वायु को और ऊपर ढकेल देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक मेघ का निर्माण होता है, कपासी मेघ, रुई के जैसा या कपासी मेघ बनता है। और कपासी मेघ जो होता है शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। अंततः उष्ण वाताग्र जो है वह पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह वायु ऊपर उठती है और स्थलीय भाग से कोई संपर्क नहीं रह पाता है और अंततः अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है और चक्रवात की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। चक्रवात का ताकत धीरे धीरे कमता जाता है और वो अंततः चक्रवात समाप्त हो जाता है। धरातल और ऊंचाई पर वायु संचरण की प्रक्रियाओं में निकट का संबंध होता है। वैरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। यहाँ पर वैरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में भी नहीं होती है। ये विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं। मैंने पहले बताया कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ रहता है। हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में ये पाए जा सकते हैं। वैरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं अधिक तीव्र होती है, साथ ही साथ विनाशकारी होती हैं। आप सोचिए, विनाशकारी तो स्थलीय भाग में ही होगा जहाँ मानवीय
स्थिति पाई जाती है जहां आदमी बसता है, निवास करता है, उसका निवास स्थान है। समुद्र में यदि ऐसा होगा तो वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। विनाश तो तब होता है जब नुकसान होता है। समुद्र में तो केवल पानी ही पानी है और उसके ऊपर में वायुमंडल में इस प्रकार का प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। दोनों का डायरेक्शन थोड़ा अलग अलग होता है। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे। इस चित्र के बिचला वाला भाग जो है यहाँ पर थोड़ा काला लग रहा है, किसी जानवर की आंख की तरह लग रहा है कि कोई आंख पूरा गुड़ेर करके देख रहा। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होता है। चक्रवात का जो बिचला भाग होता है वह चक्रवात के आंख के नाम से जाना जाता है और यह आंख ज्यादा ही प्रभावी होता है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है, एग्रेसिव है, काफी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। यह इसका उत्पत्ति जो है महासागर के भागों में होता है और तटीय क्षेत्र तक पहुंचता है। आप सुनते हो कि जब तो चक्रवात आता है तो काफी नुकसान होता है, तबाह हो जाता है। समुद्र के किनारे वाला भाग के रहने वाले लोग घर गिर जाता है, उसका तूफान की स्थिति होती है, विनाशक प्रभाव बहुत भयंकर हो जाता है वहां पर। ये चक्रवात आक्रामक पवन के कारण, आक्रामक पवन तेजी से चलने वाला पवनों के कारण विनाश, अधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। यह चक्रवात विध्वंसक होते हैं। विध्वंस करने वाला मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, तबाही लाने वाला होता है। यह प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ऐसी चक्रवात को हम लोग चक्रवात के नाम से जानते हैं, लेकिन यदि यही चक्रवात अटलांटिक महासागर में होता है वहां पर नाम इसका बदल जाता है, नाम हो जाता है हरिकेन के नाम से जानते हैं वहां पर। दक्षिणी चीन सागर में और पश्चिमी प्रशांत महासागर में इस प्रकार के चक्रवात को टाइफून के नाम से जानते हैं और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज के नाम से जानते हैं। तो चक्रवात एक है लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसका नाम बदल जाता है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं, वहीं पर विकसित होते हैं, वहीं पे बढ़ते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए कई अनुकूल परिस्थितियां वहां पर मौजूद होती हैं। उन परिस्थितियों में आप देखेंगे सबसे पहला जो परिस्थिति है वह है वृहत समुद्री सतह। चूंकि महासागर में काफी बड़े भूभाग पर जल फैला होता है तो बहुत बड़ा समुद्री सतह उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और यहाँ पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। दूसरा जो इसके लिए जो अनुकूल स्थिति है वह कोरियालिस बल का होना। कोरियालिस बल के बारे में पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे। कोरियालिस बल के कारण है ताकि उत्तरी गोलार्ध में कोई बहती हुई हवाएं दाएं भाग की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में जाने के बाद में वह बाएं ओर मुड़ जाती है। ये कोरियालिस बल के द्वारा ही होता है। तो कोरियालिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तीसरा कारण है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत हम लोग कह सकते हैं। इस प्रकार की हवा में गति का कम होना, नीचे से ऊपर की ओर बहती हुई हवा में गति कम होना। चौथा है कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र, जहां पर निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होती हैं। और पांचवा है समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। चक्रवातों को और अधिक विध्वंस करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है। स्तरित मेघों के द्वारा, कपासी स्तरित मेघों के द्वारा इसे अधिक ताकत प्राप्त होता है और इस तूफान को केंद्र को घेरे में ले लेती है और लगातार आर्द्रता की पूर्ति होती है। वो विनाशक हो जाता है, ज्यादा ताकत प्राप्त कर लेता है। और तो आप कह सकते हैं कि समुद्री जल में 27 डिग्री के तापमान के बाद में उसकी ताकत जो होती है, जहां पर जल वाष्प बढ़ता है उसके द्वारा उसका ताकत बढ़ जाता है और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, वही उसका भोजन बन जाता है, उसको ताकत देता है। स्थल पर पहुंचकर
आर्द्रता मतलब हवा में नमी की मात्रा जो होती है वो रुक जाती है, और हवा की आपूर्ति, चूंकि उसका भोजन ही कम हो गया। जब तक समुद्री भाग में था भोजन मिल रहा था, खा खा के उसके ताकत में वृद्धि हो रही थी। स्थलीय भाग में जो जो खिसकती जाती है, भोजन बंद तो ताकत भी बंद, अब वो कमजोर पड़ जाती है और अंततः वहां पर उद्नास हो जाता है, उसका लैंडफॉल कराता है, चक्रवात वहां पर समाप्त हो जाता है। वे चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उसकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक वितरण चित्र 10.10 में दिखाया गया है। अगला स्लाइड में चित्र 10.10 को हम लोग देखेंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत उसको दिखाया गया है, चक्रवात का लंबवत वितरण किस प्रकार का है, किस प्रकार उसका डायग्राम वहां पर है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है कि चारों तरफ सर्पिल पवन का परिसंचरण, मतलब गोल गोल घूमती हुई हवाएं अंदर की ओर आती हैं, और इसी को आंख कहा जाता है। किसका आंख? चक्रवात का आंख। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। जब आप वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, लेकिन जब परिधि से लेकर के परिधि यानी केंद्र से गुजरते हुए जो सबसे लंबी जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो इस चक्रवात का जो परिधि होता है वो 150 से लेकर के 250 मीटर के बीच में होता है। अब देखिए चित्र 10.10 को, आंख कहां पर है? यह वाला भाग। आंख के ऊपर में देख रहे हैं एक पाइप जैसी रचना होती है। यह वाला भाग जो पाइप वाला भाग है वो स्थिर है। यदि कोई व्यक्ति बीच में रहेगा तो उसको कोई पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर चक्रवात है, क्योंकि यह शांत क्षेत्र होता है। लेकिन इसके इर्द गिर्द में आप देख रहे हैं यह आंख जो होता है सबसे ज्यादा यहाँ पर अस्थिरता होती है। ये रेन बैंड, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, और जो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है इस रास्ते से होकर के ऊपर की ओर फैल जाती हैं, और फिर ऊपर से जो ठंडी हवाएं जो होती हैं नीचे की ओर आती हैं, अवतलित होती हैं। इस प्रकार से या आप लोग देखें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवात का परिच्छेद मतलब उसको हम लोग प्रोफाइल अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका केंद्रीय जिसको अक्ष बोलते हैं वो शांत होता है, पवनों का अवतलन होता है। इस अक्ष के चारों तरफ अक्षोभित्ति होती है जहां वायु का प्रबल और वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है, यह क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है। यहाँ पवनों का वेग अधिकतम होता है, हवाएं सबसे तेज गति से यहाँ पर बहती हैं जिसका वेग 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। मान लीजिए 250 किलोमीटर सुपर फास्ट ट्रेन से भी अधिक तेज गति से हवा यहाँ पर बहेंगी। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा अंग्रेजी में बोलते हैं कैट्स एंड डॉग, चूहे बिल्ली नहीं बरसते बल्कि तेज बारिश को ही मूसलाधार वर्षा बोलते हैं। बहुत जोरदार वर्षा गरज तरज के साथ। कपासी वर्षा वाले बादलों की पंक्तियां बाहर क्षेत्र से भी स्थापित हो सकती है। इसका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर पर 600 से लेकर के 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से लेकर 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ता है। यह चक्रवात तूफान और तरंगे उत्पन्न करते हैं, तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर के खत्म हो जाते हैं। अभी जल्दी हम लोग क्या आया था, चक्रवाती वर्षा हुआ, तो उसमें आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि झारखंड में प्रवेश कर गया और यहाँ परसों तक पहुंचेगा। मतलब एक दिन में तो 200-250 किलोमीटर जा ही रहा, तो उस हिसाब से वो उसका डिस्टेंस तय करने में जो वक्त लगता है, यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ चक्रवात हमारे आने में 2-3-4 दिन भी लग सकता है। उसके गति पर यह निर्भर करता है। अब देखिए तड़ित झंझा, देख रहे होंगे ऐसी स्थिति बरसात के दिन में देखते हैं ना, गरज तरज के साथ, लगता है भगवान जी फोटो खींच रहे हैं। वैसा कोई बात नहीं, फोटो तो कोई नहीं खींचता है। इसमें बिजली का इतना हाई वोल्टेज हो जाता है ना, बहुत ज्यादा करंट होता है, हजारों वोल्ट, आदमी मर जाता है इसके झटका से। तो ये थंडर स्टॉर्म की स्थिति होती है। अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान को हम लोग तड़ित झंझा कहते हैं। तड़ित का मतलब ही था
ठनका, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में बोलते हैं, ठनका गिरा, कोई चीज गिरता होता नहीं है, देखें ठनका को कैसा होता है, कोई नहीं, लेकिन वो केवल विद्युत धारा है, करंट है, करंट तेज करंट है, करंट लगा आदमी का शरीर झुलसा मर जाता है। तो ये कम समय के लिए रहते हैं, लेकिन कम क्षेत्रफल पर ही सीमित होते हैं, लेकिन आक्रामक होते हैं, पूरा गरज तरज के साथ वर्षा होती है। तलित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है, कपासी मेघ से वर्षा होता है इसलिए वर्षी मेघ कहते हैं। तलित झंझा है जो गरज और बिजली उत्पन्न करते हैं, गरजना और बरसना दोनों इसके द्वारा होता है। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां तापमान शून्य से भी कम हो जाता है, तब वहां पर आर्द्रता कम होने लगता है, फिर धूल भरी आंधियां चलती हैं। प्राय गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे बरसात की शुरुआत में पूरा तेज आंधी आता है, पत्ता किसी का झोंपड़ी का छप्पर भी उड़ा ले जाता है, कपड़ा टंगा हुआ रहता है उसको भी उड़ा के ले जाता है, तो ये हम लोग धूल भरी आंधी कहते हैं। इसकी विशेषता है, इसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं और इसके कारण से वर्षा होती है। इसके बाद नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु और वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। देख लीजिए हाथी की सूंड की ऊपर से लगता है कुछ नीचे लटका हुआ है, ये अवरोहण करती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आती है। यह भी काफी खतरनाक बोलते हैं, बादल का फटना या फिर हाथी का सूंड लटकना इसको बोलते हैं। ये काफी खतरनाक स्थिति है, कम वायु दाब के कारण होता है, भयंकर रूप से विनाशकारी होता है। इस घटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो प्रायः मध्य अक्षांशीय भागों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर यदि ये घटनाएं होती हैं तो उसको हम लोग जल स्तंभ या वाटर स्पाउट्स के नाम से जानते हैं। ये आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों से स्थिति और ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वायु जब स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा जो है ताप ऊर्जा में बदलती है और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी गतिशील होने के बाद में जो ऊर्जा उसमें आती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। और अंततः वायुमंडलीय दशाएं जो अशांत हो गई थी वो पुनः धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और मौसम सामान्य हो जाता है। आज के चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। फिर से हम लोग इसको प्ले बैक कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। वायु राशियों के बारे में पढ़ा, वायु राशियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किन किन क्षेत्रों में वायु राशि की उत्पत्ति होती है। फिर हम लोगों ने वाताग्र के बारे में पढ़ा, वाताग्र किसे कहते हैं, वाताग्र की उत्पत्ति कैसे होती है, वाताग्र को कितने भागों में बांटा गया, तापमान के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। फिर हमने पढ़ा चक्रवात के बारे में, उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ा। और अंत में हम लोगों ने पढ़ा तड़ित झंझा और टॉर्नेडो के बारे में। आज के चैप्टर में इतना ही था और इसके बाद में प्रश्नोत्तरी के रूप में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका आदर्श उत्तर भी दिया गया है। आप इसे फुर्सत के क्षणों में इसे पढ़ करके अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके क्रम में यदि कोई आपके पास शक है, संदेह है, किसी चीज का डाउट है तो उसको आप फिर से पूछ सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, उसको समय आपको जवाब दे करके आपके डाउट को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। गया गाइडेंस की टीम, पूरी टीम इस कार्य में आपके लिए सदैव तत्पर है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।